हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह काफ़ी फेमस बुक है। हम इस बुक को शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ रहे हैं और हमने इसका कल पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हम उद्देश्य प्रस्ताव तक पढ़ चुके थे। तो आज इससे आगे पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और कब पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था और इसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और अभी जो प्रस्तावना शामिल है संविधान में, यह उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है। तो आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इससे आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान का परिवर्तन। तो इसे कैसे परिवर्तित किया गया, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि संविधान सभा से जो देशी रियासतों को 93 सीट आवंटित किए गए थे, 93 सीट दिए गए थे, वे सभी भर नहीं पाए थे। तो क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का फैसला किया था। लेकिन बाद में जब भारत विभाजन का माउंटबेटन योजना जब लागू हो गया, तो उसके बाद सभी देशी रियासतें धीरे धीरे शामिल होने लगी संविधान सभा में और धीरे धीरे सारी सीटें भर गई। तो इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ और इसके द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन किए गए। तो चलिए इसे देख लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए थे। तो इस संविधान सभा ने निम्न 3 परिवर्तन किए थे। 3 परिवर्तन हुए थे इसमें। तो पहला परिवर्तन था कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बना दिया और यह संविधान सभा स्वेच्छा से कोई भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। तो स्वेच्छा से किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी, इसे यह शक्ति दी गई। और ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाए थे भारत के संबंध में, तो उसको समाप्त करने या फिर उसे बदलने का अधिकार भी भारतीय संविधान सभा को मिल गया। तो इसका पहला परिवर्तन ये हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हुआ, सेकंड नंबर परिवर्तन था उसमें कि संविधान सभा विधायिका बन गई। यानी कि अब संविधान सभा विधायिका के रूप में भी काम करने लगी और संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए थे। एक काम था कि संविधान बनाना, भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा काम था कि देश में आम कानून को लागू करना। तो संविधान सभा को 2 कार्य करने पड़ रहे थे। एक संविधान बनाने का काम था और दूसरा आम कानून को लागू करने का काम था। तो जब संविधान सभा, ये दोनों काम अलग अलग दिन को होते थे। यानी कि जब संविधान सभा की बैठक होती थी तो उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, वे अध्यक्षता करते थे। तो संविधान सभा के रूप में जब बैठक होती थी तो राजेंद्र प्रसाद उसकी अध्यक्षता करते थे। और जब विधायिका के रूप में बैठक होती थी तो विधायिका के रूप में बैठक होने पे जीवी मावलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे और जब विधायिका के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। और ऐसा 26 नवंबर 1949 तक ये 2-2 बैठकें होती रही और संविधान सभा दो कार्य करती रही। तो संविधान सभा विधायिका के रूप में भी कार्य करती थी और संविधान सभा के रूप में भी कार्य करती थी। कब तक? तो 26 नवंबर 1949 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो तीसरा परिवर्तन किया गया था वो था कि मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। यानी कि जब पाकिस्तान निर्माण की घोषणा हो गई तो जो पाकिस्तान के क्षेत्र में मुस्लिम लीग के सदस्य थे वे भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए और संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या 389 थी, जो 389 सदस्य संख्या थी, वो मात्र 299 रह गई। तो शुरू में संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद इसमें मात्र 299 सदस्य रह गए। और उसमें क्या हुआ कि भारतीय प्रांतों को जो 296 सीटें आवंटित थी, शुरू में जब संविधान का निर्माण हुआ था संविधान सभा का, तो उस टाइम भारतीय प्रांतों को टोटल 296 सीटें आवंटित थी। तो इस माउंटबेटन योजना के लागू होने के बाद, भारत विभाजन की घोषणा होने के बाद, इसमें मात्र 229 सीटें बच गई। जो 296 सीटें थी उसमें मात्र 229 सीटें बची थी। और देशी रियासतों की संख्या पहले 93 थी, यानी कि देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे 93 थे, जो कि संविधान जो माउंटबेटन योजना लागू होने के बाद
70 हो गए। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी थे, उन्हें देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स में ये सारे डेट पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला क्या हुआ कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मान्यता प्रदान की। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को मान्यता दी और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था और फिर 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो 24 जनवरी 1950 को 3 काम हुए, एक तो राष्ट्रगान को अपनाया गया, दूसरा कि राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और तीसरा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। टोटल 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण हुआ और इस दौरान संविधान सभा की 11 बैठकें हुई थी और इसमें 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था। ये जो 11 बैठकें हुई थी, ये 2 साल 11 माह 18 दिन के समय में 11 बैठकें हुई थी और इसमें 60 देशों के संविधान का अवलोकन हुआ था और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन विचार हुआ था। 114 दिनों तक विचार किया गया था संविधान के प्रारूप पर और इस संविधान के निर्माण में टोटल 64 लाख रुपए खर्च आए थे। इसे आप याद रखिएगा, 64 लाख रुपए खर्च आए थे। और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को ही अंतिम बैठक हुई थी और इस अंतिम बैठक में ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 1950 से 1951-52 के आम चुनाव तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ने कार्य किया था। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कब तक काम किया था, तो 1951-52 के जो आम चुनाव हुए थे उस टाइम तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। अब संविधान निर्माण के क्रम में अनेक समितियां बनी थी, तो उसमें 8 बड़ी समितियां थी और कुछ छोटी समितियां भी थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो ये समितियां काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। उन समिति के नाम और उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं। तो पहली समिति है संघ शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति और इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और नेक्स्ट है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत के लिए सलाहकार समिति। तो इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार उप समिति। तो इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थी, इसमें मैंने 2 नोट किया है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। और नेक्स्ट है प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये समितियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। और ये प्रारूप समिति तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं इससे आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अन्य सदस्य थे
एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, एन माधवराव। तो ये बीएल मित्र के जगह पे आए थे। जब बीएल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था उसके बाद एन माधवराव बने थे इसके सदस्य। और डीपी खेतान के जगह पे, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य बने थे। तो डीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। संविधान का पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था। तो ये पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था और भारत के लोगों को इस प्रारूप पर विचार करने और इसमें संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया था। टोटल 8 माह का समय दिया गया था। और इसके बाद दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप पेश हुआ था। इसके बाद 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश हुआ और 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक संविधान पर खंडवार विचार शुरू हुआ। तो संविधान पर खंडवार विचार कब स्टार्ट हुआ? तो 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक खंडवार विचार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ और इस पर कुल 284 सदस्यों ने साइन किया था। जो 299 सदस्य बच गए थे उसमें से मात्र 284 सदस्य ही उस दिन उपस्थित थे। तो उन 284 सदस्यों ने इस पे साइन किया था और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। इसे आप याद रखिएगा, संविधान दिवस। तो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है 12, लेकिन उस टाइम मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का जनक। तो भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और भारतीय संविधान के वास्तुकार, तो भारतीय संविधान का वास्तुकार भी भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ था उसी दिन 15 अनुच्छेद खुद लागू हो गए थे, स्वतः लागू हो गए थे। उसमें से 15 अनुच्छेद, तो ये सारे अनुच्छेद जो लागू हुए थे वे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद आदि से संबंधित थे। तो आप याद रखिएगा कि कितने अनुच्छेद लागू हुए थे। तो टोटल 15 अनुच्छेद उस दिन लागू हो गए थे। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान के शेष प्रावधान लागू हुए। संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान की शुरुआत इसी दिन से हुई, यानी कि 26 जनवरी 1950 से संविधान की शुरुआत हुई और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन संविधान की शुरुआत हुई, संविधान लागू हुआ था। और फिर 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, तो कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। तो इस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो इस डेट को यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो इस तरह हमने पूरा देख लिया कि संविधान कैसे बना, कैसे लागू हुआ, कितनी समितियां बनी थी। और अब संविधान से इम्पोर्टेंट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जिसे आप देख लीजिए। तो संविधान सभा का प्रतीक क्या था? संविधान सभा ने जो प्रतीक चुना था वो था हाथी। हाथी को प्रतीक के रूप में चुना गया था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। तो इसे आप याद रखिएगा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी इधर मैंने बताया संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति है यहाँ पे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर BN राव। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसे आप थोड़ा समझ के याद रखिएगा।
नेक्स्ट है संविधान सभा का सचिव। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे HVR आयंगर। और मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन कौन था? तो संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन थे LN मुखर्जी। नेक्स्ट है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये कौन थे? तो ये प्रमुख सुलेखक थे और संविधान इन्हीं के द्वारा हस्तलिखित है, इटैलिक शैली में लिखित है। तो मूल संविधान इटैलिक शैली में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है, इससे आप याद रखिएगा। और मूल संस्करण का यानी कि संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। और शांति निकेतन के कलाकारों में कौन कौन थे? तो उसमें एक नंदलाल बोस थे और एक ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। इन्होंने मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किया था। और नेक्स्ट है मूल प्रस्तावना। तो मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित किया गया था। और इसका सजावट किसने किया था, सौंदर्यीकरण किसने किया था? तो प्रस्तावना का सौंदर्यीकरण किया था ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। इसी तरह नेक्स्ट है मूल संविधान का हिंदी संस्करण। तो जो इसका मूल संविधान का हिंदी संस्करण था उसे बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित किया गया था और इसे नंदलाल बोस द्वारा अलंकृत किया गया था। तो इसे आप याद रखिएगा, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। तो इस तरह हमने M लक्ष्मीकांत के बुक से संविधान निर्माण का जो चैप्टर है उसे पूरा पढ़ लिया। और इसको पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।